अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आपसे आज बात करते हैं हमारे मुल्क के बहुत ही अहम कालम निगार और दानिश्वर जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। आप जानते हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब रोज़नामा जंग में कालम लिखते हैं, उनका बड़ा रेगुलर कालम आता है और वो जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी मौजूद होते हैं जो अपनी राय देते हैं। रिपोर्ट कार्ड एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस आ जाती हैं, अगरचे आजकल उसमें कोई मुख्तलिफ नहीं रहा बल्कि एक ख़ास मखसूस किस्म के लोगों को बुलाया जाता है और उनकी अपनी एक एस्टेब्लिश्ड राय होती है, वो बहरहाल पेश कर दी जाती है। खैर, हम बात कर रहे थे जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से, नियाज़ी साहब के हवाले से। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के फ़र्स्ट कज़न हैं, इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, फ़र्स्ट कज़न हैं। और सिर्फ फ़र्स्ट कज़न ही नहीं है बल्कि उनके बहनोई भी हैं, इमरान खान साहब के सगे बहनोई हैं। अब इमरान खान साहब की सगी बहन उनके घर में मौजूद हैं और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का साहबजादा हसन नियाज़ी वो इमरान खान का सगा भांजा है। और आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के हवाले से भी देखें तो वो शुरू से मतलब इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, बल्कि 2002 के इलेक्शन में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इलेक्शन लड़ा पीटीआई के टिकट पर और वो हार गए। साहब ज़रा 2002 वो ज़माना था कि जिसमें तहरीक इंसाफ की कोई अहमियत नहीं थी और उनमें अवाम में रूट्स नहीं थी, जड़ें नहीं थी। लेकिन एक अरसा हो गया कि उसके बाद जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जैसे कहते हैं ना जी, एक मुसलसल टारगेट करके इमरान खान साहब को बिल्कुल ऐसी तैसी फेरने पर तुले हुए हैं। उनकी गुफ्तगू को देखा जाए, उनके कालमों को देखा जाए तो वो सिर्फ मुखालफत नहीं है बल्कि मुखालफत बराए मुखालफत है। वो ढूंढ ढांड के पॉइंट लाते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ आमतौर पर कहा जाता है कि लोगों के कॉल और फेल में तज़ाद है, लेकिन यहाँ कॉल और फेल में तज़ाद नहीं है बल्कि यहाँ लोगों की सोच में तज़ाद है, लोगों की बातों में तज़ाद होता है। और इस किस्म के जो दानिश्वर होते हैं उनकी गुफ्तगू में भी तज़ाद होता है और जो कालम निगार हैं उनके कालमों में तज़ाद होता है। और कालमों में इस हवाले से तो तज़ाद होता है कि एक कालम में कुछ कह दिया और दूसरे कालम में कुछ कहा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो एक ही कालम में तज़ाद नज़र आ रहा है और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि इमरान खान की मुखालफत ही उसमें नज़र आ रही है। मैं आपको एक ही कालम के हवाले से आज गुफ्तगू करना चाहूँगा। 21 जुलाई 2022 को जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का ये कालम छपा है रोज़नामा जंग में। उसके चंद इक़्तिसाबात मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं और उनकी सोच क्या है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब लिखते हैं कि रियासत पर आज जो जान कनी का आलम है उसका ज़िम्मेदार इमरान खान कतन नहीं, वो सिर्फ मोहरा नाचीज़ हैं। मतलब यहाँ जो मौक़िफ़ है वही रिवायती मौक़िफ़ है पीडीएम का और जो बिलावल भुट्टो भी कहा करते थे और दूसरे लोग भी कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। यहाँ भी वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि वो खुद कुछ नहीं बल्कि वो तो एक मोहरा नाचीज़ हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ कालमों की मैं बात नहीं कर रहा, एक ही कालम की बात कर रहा हूँ। और उससे आगे मतलब थोड़ी अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि अरसा दराज से पिछले कालमों में सराहत से मौक़िफ़ एक ही रहा है कि इमरान खान के सामने हुकूमत और तमाम इदारे बेबसी लाचारी की तस्वीर बनेंगे और आज बने बैठे हैं। आप इन दोनों को देख लें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान कुछ नहीं है, वो सिर्फ मोहरा नाचीज़ हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान ने इदारों को भी तिगनी का नाच नचाया हुआ है। मतलब यहाँ पर वो ऐसी चीज़, एक तरफ मोहरा थे, अब वो कहते हैं नहीं सबसे ज़्यादा ताकतवर भी वही हैं। तो किसी एक बात पर तो कम से कम रहना चाहिए ना। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि वो थोड़े ही देर बाद अगली जगह कहते हैं कि 23 जनवरी को इमरान खान ने अपने ख़तरनाक होने का जो दावा किया था वो आज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहा है, बल्कि साबित हो चुका है, नताइज दे रहा है। हुकूमत, रियासती इदारे बेबस लाचार इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मतलब वो यहाँ कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हुकूमत और इसके तमाम जो रियासती इदारे हैं वो बेबस हो चुके हैं और लाचार हो चुके हैं। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब प्लीज़ किसी एक बात पर तो ठहरे ना। ठीक है, आप बहुत काबिल एहतराम है, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, आप सीनियर हमारे साफ़ी हैं और हमने आप लोगों से ही सीखा है, लेकिन यहाँ प्लीज़ एक बात करें
आप या तो उन्हें कहें कि वो कोई अपने वक्त का बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, उसको तस्लीम करें या तो, और उसके सामने इदारे भी बेबस हो चुके हैं। लेकिन आप एक ही वक्त में उसे ताकत भी कंसिडर करते हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और फिर आप उन्हें कहते हैं कि वो मोहरा हैं। एक जगह पर कम से कम ठहरे ना, एक किस्म की तो बात कम से कम करें ना, ये मुनासिब नहीं है। और आप ही कहा करते थे कि वो सिलेक्टेड हैं। अब आप बताएं कि ये जो 17 जुलाई के इलेक्शन हुए हैं वो सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, ये बताएं। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि आप ये कहते हैं ना कि बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं और न्यूट्रल रहे हैं। भाई साहब, मेरे बुज़ुर्ग, ये जितने न्यूट्रल रहे हैं और जितने इलेक्शन शफाफ रहे हैं आप भी जानते हैं। जिसका जो दाव लगा है उसने लगाया है, लेकिन ये इमरान खान की तरफ से एक ज़बरदस्त प्रेशर था जिस पर ना धांधली हो सकी, बल्कि बहुत जगहों पे कोशिश हुई है। आप देखें बावलनगर के इलेक्शन में, देखें फोटाबाज में, आप इधर देखें जनाब रावलपिंडी के इलेक्शन में क्या हुआ है, और यहाँ मुजफ्फरगढ़ के हल्के में देखें। मतलब वो अब एक तो प्रिजाइडिंग अफीसर बेचारा अभी तक जख्मी अस्पताल में मौजूद है, और आपने हामिद मीर के प्रोग्राम में उसकी गुफ्तगू भी सुनी होगी। तो ये मत कहें कि ये शफाफ रहे हैं, जिसका दाव लगा है वो लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप में, किसी और शख्स में, इमरान खान के मुखालफीन में भी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को अब सिलेक्टेड कह सकें, बल्कि वो हकीकी इलेक्टेड के तौर पर सामने आ रहा है। अच्छा, इसी कालम में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपने लिखा है कि क्या ज़रूरत थी अदम एतमाद लाने की, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के हनीमून को बदमज़ा करने की, पाकिस्तान बचाने का अज़्म और जज्बा शहबाज शरीफ और पार्टी पर गालिब रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे हैं जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब ने, कि काम करने का अज़्म, पाकिस्तान को बचाने का अज़्म और जज्बा शहबाज शरीफ और पार्टी पर गालिब रहा। वतन की खिदमत की एक धुन सवार थी, अब तलाश के धक्का किसने दिया। क्या कहने जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप उसे जज्बा कह रहे हैं क्या कि वो कौम का एक खिदमत का जज्बा लेकर आया था। आपको खुद याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सिर्फ एक ही बात के लिए हम अदम एतमाद लाना चाहते हैं, और वो क्या थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई का स्लोगन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने आते ही महंगाई इतनी बढ़ा दी जितनी वो 3.5 पौने 4 साल में नहीं कर सका था। आपने तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आपने किस चीज़ की रेट कम नहीं, बिजली हो, गैस हो, यूटिलिटी बिल्स हो, दूसरी चीज़ें हो, आपने इंतहा कर दी। अब जब आपका वो बयानिया पिट गया तो आपने कहा थे हमने तो दिवालिया होने से बचाने के लिए आए थे। वाह सुभान अल्लाह। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपके जो ममदू हैं वो दिवालिया करने के लिए आए। अब तो साबित हो रहा है। अब इस वक्त 729 रुपये 28 रुपये पर 228-29 रुपये में इंटर बैंक में डॉलर की कीमत है 229, और मुईशत का क्या हाल होने जा रहा है। आप कोई खिदमत करने नहीं आए थे। अगर आप में, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप में अगर थोड़ा सा भी, मैं समझता हूँ कि ख्याल है, और मैं कोई सख्त लफ्ज़ बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो आप सच कहें कि शहबाज शरीफ साहब, आप अपने मुकदमात ख़त्म कराने आए थे। 1150 अरब रुपए का इस कौम को टीका लगाने के लिए आए थे, जो आपने नैब तरामीम की सूरत में निकाला है। तो हफीजुल्लाह साहब, आपके पैरोकार हैं, सारे आपके जनाब सुनने वाले हैं, तो कभी कभी तो सच बता दिया करें ना लोगों को। ऐसे कभी किसी कालम में थोड़ा सा बता दिया करते हैं कि जनाब असल वजह क्या थी इनकी हुकूमत में आने की। कोई खिदमत नहीं थी, कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि ये अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आए थे, और अब उनके गले पड़ रहा है सारा का सारा मामला। आखिर में एक और बात जिस पर मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि बुरा हो अवामी तअस्सुर यानी ऑप्टिक्स का, कई नस्लों तक शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों को पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अंपायर्स और इमरान खान नज़रअंदाज रहेंगे, हालात शहबाज शरीफ को गोशा बदनामी में धकेल देंगे। अल्लाह ना करे कि वो गोशा बदनामी में रहें, नहीं, उनके कारनामों को, उनके बल्कि करतूतों को बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा, उनके उस जेली शहबाज स्पीड को भी याद रखा जाएगा, और बारिश की दोनों में उनके बड़े बड़े बूटों को पहनकर पानी में खड़े होकर तस्वीरें बनाने को भी याद रखा जाएगा। वो याद तो रहेंगे, लेकिन अब आपकी दानिश्वरी से, अब आपकी उस पुरानी सहाफ़त से सच को बदला नहीं जा सकता। सच सच रहेगा, उस पर आप झूठ के पर्दे नहीं लगा सकते। प्लीज़
कौम को सच भी बताएं। और वो क्या क्या कहा था कि जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का ये एक है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर ज़फ़र आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। तो आप जब झूठ बोलते हैं तो एक ही कालम में फिर झूठ पर तो कायम रहा करें ना। असल वजह क्या है? असल में आपको बताता हूँ। असल वजह यह है कि जब आप सच को झूठ के पर्दों में छुपाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच पर पर्दा आ जाए, छुप जाए, तो फिर आपको बहुत सारे बयानिए तराशने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे लॉजिक्स को लाना पड़ता है सामने, आपको बहुत सारी बातें नई नई पेश करनी पड़ती हैं, और फिर पता चलता है कि एक ही कालम में आप मुसलसल तजादात का शिकार हैं। बहरहाल आप बड़े साफ़ी हैं, बड़े कालमकार हैं, बड़े कलमनिगार हैं, मैं आपसे कहूँगा कि कभी कभी सच भी बोल दिया करें। तो बात हुई थी जनाब ज़फ़र इकबाल साहब की इस शेर की, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस वीलॉग को ख़त्म करने से पहले मैं, क्या ही खूबसूरत गज़ल है, वो सारी की सारी मैं आपको सुनाऊँ। ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं कि खामशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, खामशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाज़ार होना चाहिए, ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बीदार होना चाहिए, डूब कर मरना भी असलूबे मोहब्बत हो तो हो, वो जो दरिया है तो उसको पार होना चाहिए, अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो भी कहते थे बस, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए, बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जां, बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जां, काम आसान है इसे दुश्वार होना चाहिए, दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए, और मकता है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पे ज़फ़र आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को भी बेहद मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।